जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रैक्टिस सेशन 4 हम लोग देखने वाले हैं। 20 के 20 सवाल होते हैं मैथ्स में और हर एक सवाल को आपको लगाते जाना है और हर बार की तरह कमेंट में आपको आंसर लिखते जाना है कि ताकि हम देख सके कितना लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी भी तरीका का रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस सेट में चेंजेस करने का तो आप उसको भी कमेंट में लिख दीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि सर नहीं ऐसे होना चाहिए तो वो बात हम तक पहुंचाइए। हम देखेंगे कि उसमें क्या कुछ ऐसा सच में कुछ वैसा किया जा सकता है कि आगे आने वाला सेट वैसा ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बात हम लोग तो अपने एंड से आपको दे ही रहे हैं। पूरा का पूरा सिलेबस देखने के बाद, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न देखने के बाद ही ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाया जा रहा है। ठीक है, तो इधर थोड़ा देख लीजिए। अगर आप सुपर 50 बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये बैच, अगर आप मैथ्स प्लस रीजनिंग का कंप्लीट है ये बैच बिल्कुल कंप्लीट है। हर टॉपिक हर चैप्टर आपका इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसमें भी आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस और कंप्यूटर प्लस टेस्ट फुल लेंथ इसमें भी है और इसमें मैथ का भी टेस्ट आपका इंक्लूड है। ठीक है, 40 डेज टारगेट बैच कंप्यूटर साइंस और इंडियन जीके जीएस के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये है। बहुत लोग इन सब बैच से जुड़े हुए हैं। मैथ्स प्लस रीजनिंग ये नया बैच है। ठीक है, अगर आप इससे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं, ये भी चल रहा है। किसी भी तरीका का अगर बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं कि भाई ये हमको दिक्कत है। ठीक है, सारा का सारा बैच फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अभी तक जो हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट देखे हैं उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। तो अगर आप पहला वाला नहीं देखें तो शुरू से स्टार्ट कीजिए। पहले 1 नंबर देखिए, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर चौथे पे आइए। और जब भी आप प्रैक्टिस सेशन अटेंड कीजिए पेन पेपर लेके बैठिए, एक सादा पेज और एक पेन लेके बैठिए और जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो को पॉज मार के क्वेश्चन को लगाइए, आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसा ना कि थोड़ा 10 मिनट देखें, 5 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, 3 मिनट देखें, 5 सवाल देखें, 10 सवाल देखें, फिर छोड़ देंगे सर बाद में देखेंगे, तो फिर बात का चीज़ बाद में रह जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी जो आप पढ़ेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अभी जो आप रिवीजन कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा काम आएगा आपके। इसीलिए अभी एकदम लगे रहिए, एकदम शिद्दत से एकदम लगे रहिए। मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, झारखंड पढ़िए, अपना लैंग्वेज पेपर पे ध्यान दीजिए, साइंस पे ध्यान दीजिए। जो भी है एक एक चीज़ को अभी टाइम है पढ़ने का। सिर्फ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अभी आपके पास 2 ही काम होना चाहिए, पढ़ना खाना, पढ़ना खाना। खाना खाइए पढ़िए, खाना खाइए पढ़िए, खाना खाइए पढ़िए। ठीक है, और खाने पे विशेष ध्यान आपको नहीं देना कि हमको ये खाना है वो खाना है। ठीक है, खा लेना एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, और फ़ोन से तो एकदम दूर रहेगा। ना वेब सीरीज़ देखना है, ना शॉर्ट्स देखना है, ना रील्स देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ काम का वीडियो देखना है जो आपके काम की है। ठीक है, तो एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और हर एक सवाल को आपको अटेंड करना है। और वीडियो को शेयर मारना आपकी जिम्मेवारी है। आपके सपोर्ट के बिना ये सेशन कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। ठीक है, और आगे आने वाले सेशंस में मैथ के साथ आपको रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर देखना है शुरू से लेके आखिरी तक और शेयर मार दीजिएगा, लाइक मार दीजिएगा। कमेंट में अगर आपके मन में कुछ शिकायत है तो आप उसको भी लिख दीजिए, जवाब दीजिए। हर एक सवाल आपको अटेंड करना है, हर एक सवाल से आपको भिड़ना है। ठीक है, 1 से लेके 20 सवाल तक आपको लगातार भिड़ना है। तो पहला सवाल है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है? एकदम आसान सवाल है। कमरा का शेप कैसा है? ये आपका क्यूबाइड नहीं, क्यूब का। कमरे का शेप कैसा है? क्यूबिकल शेप है, घन के आकार का है। मतलब जितना लंबाई उतना चौड़ाई उतना ही ऊंचाई।
जितना लंबाई उतना चौड़ाई और उतनी ही ऊंचाई। और फर्श का क्षेत्रफल दिया है 64 मीटर स्क्वायर। तो भाई फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकाला होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 64 मीटर स्क्वायर मतलब 8 गुना 8। तो भाई इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई तीनों बराबर है 8 मीटर, तभी तो 8 गुना 8 64 आया। ठीक है, अब पूछा है कि कमरा में लंबी से लंबी छड़ रखना है। आप लोग को बताया है कि कमरा में अगर लंबा से लंबा छड़ रखना है तो भाई नीचे कोना से ऊपर कोना रखना पड़ेगा, डायगोनली रखना पड़ेगा। और क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 गुना ए मतलब भुजा, और भुजा कितना है 8। तो भैया 8 √3 मीटर सबसे लंबा छड़ होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। ये हम लिखे बस आपको समझाने के लिए, अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको सीधा उत्तर देना है। ठीक है, हाँ अगर आप एक आध स्टेप कैलकुलेशन कर भी दीजिएगा तो कोई गुनाह नहीं है, जरूरी नहीं है कि एकदम बिना पेन चलाए, वैसा बाध्यता मेरे पास नहीं है, क्योंकि सवाल 20 है, कैलकुलेशन 2 ही सेगमेंट में है, एक मैथ में और थोड़ा रीजनिंग में। तो आप अगर इसमें थोड़ा टाइम भी ले लेंगे मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं, और टाइम भी आपके पास काफ़ी रहेगा। ठीक है, अगर 50 सवाल मैथ का रहता तब टाइम कम हो जाता। बनाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और देखिए ये सब ना एकदम आसान सवाल है, सिंपल सवाल है। अगर हम इनका लेवल के बारे में आपको बताएं तो ये मॉडरेट से भी नीचे है। ठीक है, ये मॉडरेट से भी नीचे लेवल का है, तो आंसर तो आपको ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, और अगर इन सब सवालों में आपको परेशानी हो रही है तो एक बार आप फिर से जाके कोर्स में रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जिस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं अभी का पढ़ा ज़्यादा काम आएगा आपको, मतलब सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि अभी आप रिदम में हैं। तो कहता है कि conical vessels whose internal radius is 20 centimeter and height is 27 centimeter is full of water. If this water is poured into a cylindrical vessel with internal radius 15 centimeter, what will be the height to which the water rises in it? अब देखो सीधा सा सवाल है, एक शंकु आकार का बर्तन है जिसका त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है, पूरा पानी से भरा है, और इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि पानी कितना ऊंचा जाएगा। तो ये आप मान लीजिए कि शंकु का पूरा पानी बेलन को भर देता है, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर। अब जब दोनों का वॉल्यूम बराबर हो गया, इसका मतलब जितना वॉल्यूम शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई इंटू रेडियस 20 गुना 20 और हाइट 27, ये बराबर हो जाएगा किसके, बेलन के आयतन का। और बेलन का आयतन पाई गुना r स्क्वायर जो कि है 15 गुना 15, और बेलन का हाइट मानो h, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये पाई तो लिखना ही नहीं था, उड़ जाएगा। अब देखो 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, फिर से 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, और ये आपका कहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना लिखे, हाँ ये देखो, ये आपका 3 9 27 और ये 3 तिहाई 9 कट गया, क्या बचा, 4 चौका 16, मतलब 16 सेंटीमीटर हाइट है सिलेंडर का। किधर, ऑप्शन ए, 16 सेंटीमीटर हाइट है सिलेंडर का। ऐसे उत्तर दे देना है आपको, और क्या, ठीक है। तो ये मॉडरेट से भी नीचे लेवल। इनको देखिए, गुणनखंड का बहुत आसान सा सवाल है। कहता है कि यदि x स्क्वायर माइनस 1 ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है, तो x के घातों के गुणांकों के बीच सही संबंध संभव है। मतलब ए बी सी डी और ई के बीच सही संबंध कौन सा संभव है, चारों ऑप्शन में। एकदम सीधा सवाल है। तो अगर इसका ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है। तो x का वैल्यू हम अगर यहाँ -1 रख देंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है।
अब आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका इक्वेशन दिया है x का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0, इसका ही फैक्टर है ये, इसका फैक्टर है ये, ठीक है, इसका एक फैक्टर है ये। तो भाई x का वैल्यू -1 रखने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दो, तो -1 का पावर 4 a आ जाएगा, -1 का पावर क्यूब -1 आएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का b आ जाएगा, प्लस -1 का पावर 2 है, मतलब ये c रह जाएगा, x के जगह पे यहाँ भी -1, मतलब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का e, और ये क्या है बराबर 0। अब जरा चारों ऑप्शन को देखो ध्यान से, पॉजिटिव ऑप्शन है चारों। यहाँ पे 2 नेगेटिव दिख रहा है b और d, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस e बराबर b प्लस d को उधर ले गए। यही रिलेशन संभव है, इसके अलावा भी हम बहुत रिलेशन बना सकते हैं यहाँ से, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से संभव यही है जो कि आपका ऑप्शन डी में है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। देखने में ये लंबा सा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन बहुत आसान। कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के इक्वेशंस x प्लस के वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 हैव मैनी सॉल्यूशंस। के किस मान के लिए समीकरणों x प्लस के वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कई हल होंगे। मैनी सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल का सवाल है, 3 कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन तीनों कंडीशन से सवाल आता है, ठीक है। तो भाई अगर ये दोनों मेरा इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, a1/a2 x और y और c का a b और c के कोफिशिएंट को लेते हैं। देखिए कंडीशन लिख देते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप कोर्स में जाके एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो भैया a1 मतलब x का कोफिशिएंट 1 है, और a2 मतलब दूसरा वाला x का कोफिशिएंट 3 है, बराबर k बट्टा 6 बराबर 3/9। अब हमें k का वैल्यू चाहिए, और ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में बराबर है। देखिए ये 1/3 है, 3/9 का मतलब क्या है, 1/3, 3/9 मतलब 1/3। तो भाई यहाँ भी 1/3 होगा, तो आप इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, k का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। k के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और k के जगह पे 2 रखेंगे, तो देखो ये भी 1/3 हो जाएगा। 1/3 बराबर 1/3। बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछता है, 3 कंडीशन होता है, ठीक है, तीनों कंडीशन को ध्यान में रखना है। एक तो ये वाला होता है, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन में a1 इक्वल टू a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और एक होता है ये हो गया मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देख लीजिएगा जाके, सब कुछ आपको बताने का। एकदम आसान सा सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में दिए, ठीक है, इसको बनाइए। आपको एक रूल मालूम होगा कि भाई मेरे अगर बेस सेम है और गुना में है तो पावर जोड़ देते हैं, बेस सेम है और भागा में है तो पावर को घटा देते हैं। इसी कंसेप्ट पे ये सवाल बन जाएगा, और इसमें बहुत कैलकुलेशन आपका नहीं लगेगा। देखिए सब एक दूसरे के गुना में है, तो सबसे पहले इसको देखिए, a का पावर 10 बट्टा a का पावर -5। अब -5 ऊपर जाके घटेगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, मतलब a का पावर 10 प्लस 15 हो जाएगा गुना।
b का पावर आपका माइनस का 7 है और भागा में b का पावर 2 है। तो ये जब 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब -7 और -2, b का पावर माइनस का 9 हो जाएगा, गुना c का पावर देखो ऊपर माइनस का 4 है और नीचे 5 है, तो 5 ऊपर जाएगा तो -5 बन जाएगा और -4 और -5 माइनस का 9। ये आपका हो गया सरकार उत्तर। कौन सा ऑप्शन में है? -9 और 15 में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सीधा सवाल है। घातांक करने से और भयंकर सवाल बनता है, लेकिन ये भी सवाल एग्जाम में आया हो। ये देखिए, एक भी टाइप का सवाल आपका नहीं बचने वाला है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर मारिए, और अगर कुछ कमी है तो कमेंट में लिख दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई शेयर तो एकदम ज़रूर से मार दीजिएगा, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। बहुत आसान सवाल है। कहता है कि संख्या 2 का पावर 10 गुना 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 5 के कितने गुणक, कितना फैक्टर, कितना डिवीजर है जो 2160 से डिविजिबल है, 2160 से भाग लग जाएगा। तो वो चीज़ तभी पता कर पाएंगे जब 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन करने का तरीका क्या है? सबसे बेसिक मेथड एलसीएम मेथड है, और दूसरा क्या है कि आप अपने हिसाब से इसको तोड़ दीजिए। जैसे कि 2160 में 2160 हमको दिखा 216 गुना 10, तो हम 10 को तो तोड़ दिए 5 गुना 2, और 216 क्या हो गया? 6 का पावर 3, और 6 का पावर 3 मतलब 2 गुना 3, मतलब ये हो गया 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 गुना 2। भाई ये 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 4 आ गया, गुना 3 का पावर 3 आ गया, गुना 5 का पावर 1 आ गया। ठीक है, 5 का पावर 1, ये 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें इससे भाग लगा देंगे। सबसे पहले भाग लगा दीजिए, तो 2 का पावर 10 गुना 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 5, भागा क्या है? 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 का पावर 1, 7 तो इसमें है नहीं। तो देखिए घातांक और करने वाला रूल लगेगा। 2 का पावर 10 में 2 का पावर 6 को काट दिए, कितना बचा? 2 का पावर 4 को काट दिए, 2 का पावर 6 बचा। 3 का पावर 6 में 3 का पावर 6 मतलब 3 का पावर 3 बचा, गुना 5 का पावर 3 में 5 का पावर 1 मतलब 5 का पावर 2 बचा, 5 का पावर 3 है ना, गुना 7 का पावर 5 बच गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो वह फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? घात में 1 जोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 है तो 6 और 1 7, गुना 3 है 3 और 1 4, 2 है 2 और 1 3, गुना 5 और 1 6। ठीक है, तो 6 चौके 24, 24 तिया 72 और 72 गुना 7, 7 गुना 14 का 4, 7 49 और 1 50, 504 फैक्टर है। 504 सॉरी गलत हो गया, 504, ये 504 फैक्टर होगा। ठीक है, 540 लिख दिए ऑप्शन में 504। हाँ, ये 504 फैक्टर है। ऐसे इस सवाल का उत्तर देना था। मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। एक बार समझने का कोशिश आप जरूर कीजिए और हर एक सवाल का उत्तर देते चलिए। ठीक है, इस कंटेंट में बहुत मेहनत लग रहा है और बहुत मेहनत लगा है कंटेंट को बनाने। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल 25 है और उनका गुणनफल 136 है, तो उनके घनों का योग, उनके क्यूब का सम आपसे पूछा। बहुत ही सिंपल सवाल है, छोटा सवाल है, कई बार एग्जाम में दिख जाता है। अब देखो इस सवाल को करने का 2 तरीका है, वो तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन सा तरीका कब लगेगा? तो अगर हम एक संख्या को a माने और दूसरा को b माने और इन दोनों को जोड़ दें तो 25 मिलेगा। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो सर 136 मिलेगा। अगर हम यहाँ से a और b का वैल्यू सोच पाएँ एक समय के अंदर, कुछ ही समय में अगर हम सोच पाएँ, तब तो सीधा a³ + b³ हम करके उत्तर दे देंगे। और अगर नहीं सोच पाए तो भाई ये पूरा का पूरा फॉर्मूला से सवाल बनेगा और इसमें 2 फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अब बात है कि हम यहाँ से वैल्यू सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। देखो
36 है, इस पे जोर मत दो, इस पे ज़्यादा जोर दो। आप देखो 136 का 2 टुकड़ा ऐसा तोड़ो जिनको जोड़े तो 25 आ जाए, ठीक है। तो देखो टेबल यहाँ पे ना बहुत काम करेगा आपका। 17 8 136 और 17 और 8 25। अब देखो दोनों नंबर मिल गया, एक 17 है एक 8 है। अब इनका क्यूब बना दो। 17 का क्यूब तो सर 4913। देखो ये भी चीज़ याद होना चाहिए। 8 का क्यूब 512। इन दोनों को जोड़ दो, 3 2 5, 4900 और 500 5400। 5400 कौन सा आंसर लेके जा रहा है, ये देखो सी 5425। ऐसे तो दोनों ही तरीका जानना चाहिए। अगर वैल्यू दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो भाई फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगा देंगे और 2 फॉर्मूला लगेगा। कौन कौन सा? पहला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। उसके बाद जब a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाएंगे तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद हमें क्यूब चाहिए। तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके उत्तर आएगा। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब हम यहाँ से सोच नहीं पा रहे हैं कि सर ये कैसे टूटा होगा, तब जाके फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ समय लगेगा। 8 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8, पावर देख के डरना नहीं, ठीक है। चाहे किसी का भी पावर, डरना नहीं है, समझिए। ये जो है x का पावर 2016 प्लस 1/x का पावर 2016 बराबर 8 है। तो x का पावर 4032 प्लस x का 1/x का पावर 4032 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को जो हम कोर्स में बताए हैं वो x प्लस 1/x से x स्क्वायर में जाना, क्यूब में जाना, पावर 4 में जाना, पावर 6 में जाना, ऐसे बताया है। अब यहाँ पे देखिए पावर बड़ा बड़ा है तो आपको डरना नहीं है, ये है वही चीज़, ये बिल्कुल है वही चीज़। देखो इसी का तो पावर डबल किया है, इसी का तो पावर डबल किया है। अगर हम आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दें तो सर हम इसको x का पावर 2016 का होल स्क्वायर अगर हम कर दें तो यही चीज़ नहीं मिलेगा। मतलब ये कुछ और नहीं है, इसको x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। ये सवाल हम आपको इसीलिए बताएं क्योंकि CGL के बहुत सारे शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है, पावर को बड़ा बड़ा दिखा के कि ताकि स्टूडेंट डर जाए। डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सीधा और सिंपल सवाल है कि आपका x प्लस 1/x का पावर 8 दिया हुआ है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग करते क्या है, 8 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 64 में 2 गया तो भाई 62 इसका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। पावर देख के डरना नहीं, पहले समझने का कोशिश कीजिए कि सवाल कह क्या रहा है और कमेंट में आंसर दे। बेहद आसान और सिंपल सवाल, ठीक है, कई बार परीक्षा में आया है। कोसेक 2 थीटा इक्वल टू सेक 3 थीटा माइनस 15 डिग्री है। तो थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है कि भाई थीटा का मान क्या होगा, कहाँ से बनेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सीधा याद रखिए, काम खत्म करिए। देखिए सवाल आना 20 है, 50 तरह का ट्रिक, हर सवाल के लिए ट्रिक याद रखना संभव ही नहीं है। और जो ट्रिक है ना वो कोई ट्रिक नहीं है, वो पूरा कंसेप्ट का एक हिस्सा है। हम बार बार आपको यही चीज़ बताते हैं। तो सिंपल 20 सवाल आएगा, आपको 20 सवाल बना के निकल जाना है, ठीक है। तो कोसेक ए प्लस सेक बी बराबर कब होता है, जब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है। अगर ये दोनों बराबर है मतलब इनका जो डिग्री है उसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। मतलब 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 15 का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा यहीं से निकलेगा। ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस है बाहर में, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 5, 5 थीटा बराबर 15 उधर जाके जुड़ जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। अब 5 से इसको भागा दे दो, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, थीटा का वैल्यू कितना, 21 डिग्री आपका सीधा उत्तर हो गया। तो सवाल का उत्तर देते चलिए। देखिए बहुत लोग ना
लिखते हैं कि सर मेरा -22 आया। अब देखिए इस -22 का मतलब क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग का आप जो है सही मार्क्स लिख रहे हैं कि आप सेशन का मजाक उड़ा रहे हैं, पता नहीं। हाँ, कुछ लोग लिखता है कि सर मेरा 18 सवाल सही हुआ, कोई 20 सवाल सही हुआ, कोई 15 सवाल सही हुआ, किसी का 4 सवाल सही हुआ। तो ऐसे ही लिखिए -22 -20 ऐसे, इसका क्या मतलब है बताइए। प्रैक्टिस सेशन आप ही के लिए है, आप जितना सपोर्ट कीजिएगा, जितना ध्यान दीजिएगा, आप ही को फ़ायदा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनर जो है सवाल को चांद से ले आएगा, एकदम नया सवाल जो इंडिया में आज तक नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। लेवल जो था उसी लेवल के बीच खेला होगा, ठीक है, उसी लेवल के बीच आंसर दीजिए। सब लोग, जितना भी लोग हैं, किधर गया मेरा मार्कर, सब हर व्यक्ति उत्तर देगा, ठीक है। जितना भी लोग देख रहा है या आप लोग बाद में देखेंगे, जब भी देखेंगे आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। एकदम लेवल बहुत अच्छा रखे हैं, आपका रिवीजन भी होते जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनाना है ये भी आप समझेंगे। तो कहता है कि 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे निकालना है। तो भाई सीधा फॉर्मूला लगाना होगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो सर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर होता है 2 × L + B × हाइट, यही होता है। सब कुछ दिया है, रख के उत्तर निकाल दो। तो 2 × L + B, लंबाई और चौड़ाई 4 और 6 10 गुना हाइट कितना है 4, तो 4 × 40 दूना 80 मीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सीधा सवाल, कोई दिक्कत, रिवीजन भी होते जाएगा, याद भी रखते जाइए। और आपको हम फिर से याद दिला दें, अगर आपको दिक्कत हो रहा है किसी भी चैप्टर में तो कोर्स में अभी जाइए और उसको रिवीजन। कहता है कि विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 km/h a train reaches its destination on time. If it goes with an average speed of 30 km/h, it is late by 15 minutes. The total journey is. डिटेल में भी बना सकते हैं और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सीधा सीधा, जिसको आप लोग ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो भाई डिस्टेंस निकालना है। अब देखो इसका सीधा फॉर्मूला होता है S1 × S2 अपॉन S1 - S2 इंटू टाइम गैप, टाइम का जो भी गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है, हम आपको बता देते हैं। S1 × S2 एक बार 45 km/h के स्पीड से गया और फिर उसी डिस्टेंस को 30 km/h के स्पीड से गया, और दोनों के स्पीड का डिफरेंस क्या है 45 - 30, और टाइम गैप कितना का है सर 15 मिनट देर से पहुंचा। मिनट है तो इसको आवर में बदल लेंगे 15/60। अब देखिए आपसे दिक्कत कहाँ होगा, आप कहाँ पे आप फंस सकते हैं। यहाँ पे पहला स्पीड 45 किलोमीटर है, दूसरा स्पीड 30 किलोमीटर है, तो यहाँ 45 में 30 घटा दिए। अगर पहला स्पीड 30 किलोमीटर रहता और दूसरा स्पीड 45 किलोमीटर रहता, तब भी यहाँ बड़ा में से छोटा घटाते, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, ठीक है। अब सवाल आपका खत्म हो गया। तो ये हो गया 45 × 30 और 15 × 15/60। ये चीज़ आप यहाँ से भी काट सकते हैं। 45 - 30 15, 15 से 15 गया, 30 दूना 60 और 45 का आधा 22.5, किधर है 22.5, 22.5 किलोमीटर वो डिस्टेंस है। टोटल जर्नी कितना 22.5 किलोमीटर का है। एकदम आसान सा सवाल है, उत्तर कमेंट में देते जाइए। बहुत मेहनत लग रहा है आप लोगों के लिए ये सेट बनाने में, तो भाई आप अपने स्तर से सपोर्ट दिखाइए और आपको कुछ करना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ कमी है तो कमेंट भी मारिए, और सबसे ज़रूरी बात आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलिए कि सर मेरा इतना आया, मेरा इतना आया, मेरा एटलीस्ट फाइनल स्कोर तो आप बता दो कि आखिर में आपका कितना सवाल सही हुआ, बस ये बता दो, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर मार के जाइएगा और शेयर मारना बहुत जरूरी।
तरीका भी आपको बताएंगे और आप खुद से प्रयास भी कीजिए कि ये सवाल को कैसे बनाया जाए। ठीक है, कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर लॉन इज 1 2 3 2 मीटर, देयर इज अ 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन, द एरिया ऑफ द पाथ इज। एक सर्कल है ऐसे और इसके चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये रास्ता का चौड़ाई कितना है? 7 मीटर है। ठीक है, जो अंदर वाला सर्कल है इसका सरकमफेरेंस दे दिया है, तो यहाँ से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, बाहर वाला का रेडियस मेरा कितना, बड़ा वाला r, ठीक है, और ये चौड़ाई कितना है? 7 मीटर। तो अंदर वाला रेडियस में 7 मीटर जोड़ देंगे तो भाई बड़ा वाला रेडियस निकल के आ जाएगा। अब देखो निकलेगा कैसे, निकलेगा कैसे, तरीका आपको एरिया वाला चैप्टर में हम क्या बताया है कि यहाँ पे बोला है कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। ठीक है, एरिया क्या होगा, ये जो हमारा सर्कुलर फील्ड है, जो इसका बीच का ये जो रिंग का जो एरिया है वो क्या होगा, वो कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे सर सीधा सा इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और पाई का वैल्यू क्या है? 22/7, और ये होगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो भी ऑप्शन होगा 11 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा, दोनों का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो पहले 11 का देख लेते हैं, आसान है। तो 0 और 8, 8 0 और 8, 8 8 में 8 गया 0, ये 11 से जा रहा है। ठीक है, 6 7 13 और 8 5 13, 13 में 13 गया 0, ये भी 11 से जा रहा है। 8 5 13, 8 5 13, 13 में 13 गया 0, ये भी 11 से जा रहा है। 8 7 15 और 7 8 15, ये भी 11 से जा रहा है। लो अब चारों ऑप्शन 11 से जा रहा है। अब ये कंफर्म है, एक ही ऑप्शन 7 से जाएगा, एक ही ऑप्शन 7 से जाएगा। 7 कम 7 18, 7 दूना 14, 4 40, ये 7 से नहीं जा रहा है। ठीक है, ये 7 से नहीं जा रहा है, आपको हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है, 7 कम 7 17, 3 35, 6 बच जा रहा है, ये भी 7 से नहीं जा रहा है। 7 कम 7 15, दूना 14, 1 15, ये भी 7 से नहीं जा रहा है। 7 कम 7 17, 14 3 37, 7 चौके 28, ये 7 से जा रहा है। तो डी ऑप्शन ऐसा है जो 11 से भी जा रहा है और 7 से भी जा रहा है, और अपना उत्तर क्या हो गया? डी। अब देखो इसका तरीका क्या है। अब इस सवाल को अगर आप बेसिक से उत्तर देंगे तो देखो इसका तरीका क्या है। सबसे पहला अंदर वाला का सरकमफेरेंस दिया है, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 22/7 गुना छोटा r बराबर 1232 मीटर दिया है। अब 22 से इसको काटेंगे, 22 दूना 44, 22 से 44, 7 से इधर गुना होगा ना, तो आ जाएगा आर का वैल्यू अगर हम निकालें, अगर हम इसको काट दें, एक बार काट लेते हैं, तो ये 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूना 22, और ये फिर 4 से, तो ये 4 से तो जाएगा, तो ये 4 दूना 8, 4 32, 28 7 196। तो जो छोटा रेडियस है वो 196 है, और सर बड़ा वाला रेडियस कितना होगा? रास्ता का चौड़ाई जोड़ देंगे 7, तो ये हो जाएगा 203, 203। अब यहाँ पे आपको बड़ा आर और छोटा आर का वैल्यू रख के सॉल्व करना होगा, तब जाके ये आएगा। और देखिए रेडियस 196 और 203, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होगा लेकिन टाइम लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन टाइम लगेगा। तरीका को ध्यान में रखिएगा, आप ऐसे भी उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि आपका 13 देखिए। वैसे तो ज्योमेट्री से सवाल रहने की संभावना अभी तक के हिसाब से ना के बराबर है, लेकिन आ जाए इसमें कोई दो मत रही है। ठीक है, इसीलिए एक सवाल हम लोग देखेंगे जरूर। कहता है कि इन द गिवन फिगर इफ APO इक्वल टू 35 डिग्री है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है? एक आपका फिगर दिया हुआ। अब ये देखो फिगर है क्या, O हमारा सेंटर है और P हमारा सेंटर से दूर एक पॉइंट है जिससे AP और AB जो है PA और PB जो है टेंजेंट खींचा गया है। तो भाई इसके रेडियस को मिलाओ, इनके रेडियस को मिलाओ, और जहाँ टेंजेंट और रेडियस मिलता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। कौन सा एंगल दिया है? APO।
APO ये वाला एंगल दिया है 35 डिग्री। अब आपको सीधा बता देते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होता है, ठीक है। ये आपका 35 डिग्री है। फिर आपको ये बता दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है। और BPAO एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होता है, ठीक है। तो दो आमने सामने 90-90 180, तो इन दोनों का सम भी आपका 180। तो 180 में 70 अपने पास है। ये एंगल कितना बचा, 110। 110 को दो हिस्सा में बांटो, 55 डिग्री और 55 डिग्री। अब देखो चारों सारा का सारा एंगल आपके सामने है। अब देखो क्या बोला, पहला बोला है BPO 55 डिग्री है। BPO ये एंगल 55 डिग्री है, नहीं ये एंगल 35 डिग्री है, ठीक है। फिर लिखा है APB 60 डिग्री है। APB ये पूरा 60 डिग्री नहीं, ये पूरा एंगल 70 डिग्री है। BPO 35 डिग्री है। BPO 35 डिग्री है, ये सही बोल रहा है। फिर बोल रहा है APB 80 डिग्री है। APB 80 डिग्री है, नहीं APB जो है हमारा 35 70 डिग्री है। APB कितना है सर, 70 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका सही विकल्प हो गया। सीधा सीधा सीख भी गए और समझ भी गए, ठीक है। और आपका उत्तर आया कि नहीं, कम है, बनाइए और सबका आंसर आना चाहिए। देखो भाई ये ऐसा हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अभी का टाइम है, जो आप इस टाइम में जो पढ़ेंगे ना वो सबसे ज़्यादा काम आएगा एग्जाम में। अभी आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसीलिए अभी थोड़ा ध्यान और लगा दीजिए, ठीक है। कहता है कि प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत, मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे 10 संख्या का औसत क्या होगा। तो भाई अगर आपसे पॉजिटिव, अगर हम आपसे यही पूछ दे कि ओड नंबर का n ओड नंबर का सम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर n का स्क्वायर होता है। मतलब फर्स्ट 10 ओड नंबर का सम अगर हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर 10 का स्क्वायर कितना, 100 होता है। अब जोड़ 100 है, 10 संख्याओं का जोड़ 100 है, तो सर औसत कितना होगा, 10 से भागा दे देंगे, 10 हो गया एवरेज, और क्या निकल क्या है। अब कहता है कि प्रथम 15 पॉजिटिव इवेंट नंबर का एवरेज। तो सबसे पहले फर्स्ट 15 इवेंट नंबर का सम ही तो निकाल ले, जोड़ निकाल ले। तो उसका फॉर्मूला होता है n × n+1। तो n के जगह पे क्या लिखेंगे, 15, और 15 और 1 16। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रथम 15 सम संख्याओं का जोड़ हो गया। अब हमें एवरेज चाहिए, तो 15 संख्या का जोड़ है तो 15 से भागा देंगे, कितना आया एवरेज, 16 आ गया। अब देखो प्रथम 10 विषम संख्या का औसत 10 और प्रथम 15 सम संख्या का औसत 16, इनका गुणनफल ही तो पूछा है। तो 10 × 16 बच्चा बच्चा बोलेगा 160 होगा। ऐसे उत्तर लगा देना है। देखो बहुत सारा ट्रिक आप देखते हैं एवरेज में, आप मेरा बात से एग्री करिएगा, बहुत सारा ट्रिक है। क्या याद रखना संभव है? क्या ये हो सकता है कि आप हर एक सवाल को एग्जामिनेशन में एकदम ठीक से सेकंड में बना लें? तो भाई 20 सवाल बनाने में 20 सेकंड लगेगा, या 40 सेकंड लगेगा, या 1 मिनट लगेगा, या 2 मिनट, चलो 20 सवाल में 5 मिनट लगा देंगे आप। ऐसा संभव है? सर नहीं संभव है। और भी सब्जेक्ट हैं अपने पास, अपना लैंग्वेज पेपर है, अपना कंप्यूटर है, अपना साइंस है, अपना रीजनिंग है, अपना GK GS है, अपना झारखंड है। कैसे होगा बताइए? सब जगह दिमाग देना है और एक ही दिमाग है, बात को समझ रहे ना। इसीलिए 20 सवाल में हम आपको कहते हैं कि आप 15 मिनट 10 मिनट आराम से टाइम दीजिए और बना दीजिए। जवाब आप दीजिए, एकदम परसेंटेज का सीधा और सत्तू सवाल है। कहता है कि इफ़ A इज 95% ऑफ B देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। यदि A B का 95% है तो A का कितना परसेंट B है, सीधा सवाल है। तो भाई ट्रिक क्यों लगाना, और होता क्या है ट्रिक, ठीक है, सीधा बेसिक से। A जो है वो B का 95% है, तो B का 95%, 95/100 मतलब 19/20। तो अगर हम यहाँ से A और B का रेशियो निकाल लें
तो ए मेरा आ जाएगा 19, तो बी आ जाएगा 20। ठीक है। अब बोला है कि ए का कितना परसेंट है बी, तो भाई ए हमारा 19 है, बी हमारा 20 है, तो ए से तो 100% ज़्यादा ही है और सारा ऑप्शन 100% से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी मेरा 20 गुना 100/19। अब इसको कैलकुलेट करने में आप जितना टाइम लगा दें, आप कोई भी तरीका लगाइएगा, ये चीज़ कैलकुलेशन में आएगा। जितना देर नीचे में 19 आएगा भाई, चारों में 19 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2000/19। तो ये एक बार जाएगा, 19 एकइये 19, 10 नहीं जाएगा, 0 लगेगा, 100 हो जाएगा, 19 × 5 = 95, 105 और 5 बटा, और यहाँ बचा 5/19, 105 सही 5/19% है। ऐसे सीधा उत्तर दे देना। क्या गुणनफल निकालने के लिए बोला है, अलजेब्रा का सवाल है। a + b + 2c × a² + b² + 4c² - ab - 2bc - 2ca, इन दोनों को गुना करने के लिए बोला है। तो अब आप सवाल देख के सीधा गुना मत करने लगना, थोड़ा भाई सोचने दो, अपने आप को टाइम दो कि ये है क्या। तो ये एक फॉर्मूला पे सवाल है जो आपको बताए हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। वो फॉर्मूला है भाई मेरे, वो फॉर्मूला है AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर होता है A + B + C × A² + B² + C² माइनस का AB माइनस का BC और माइनस का CA, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा जोड़ के, घटा के, कुछ जोड़ के इन्हांस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इसको ध्यान से देखो, यही चीज़ आपको पूछा है कि ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है। तो भाई यहीं से आप कंपेयर कर दो, A के जगह पे A है, B के जगह पे B है और C के जगह पे 2C है। मतलब ये जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा AQ + BQ + C के जगह पे 2C है, तो 2C का Q 8CQ - 3ABC, तो 3 × A की जगह A है, B की जगह B है और C की जगह पे 2C है, मतलब 3 दूना 6ABC, यहाँ पे 6ABC हो जाएगा। अब देखो यही चीज़ हमसे पूछा था, तो ऐसा नहीं कि इसको गुना करने लगेंगे भाई, तब भी यही चीज़ आएगा। ये इस फॉर्मूला को कितना बढ़िया से सजाने का कोशिश किया है देखो एग्जामिनर। तो अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पाएँ, टाइम है, तो भाई इसको गुना करेंगे तब भी यही चीज़ आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AQ + BQ + 8CQ - 6ABC। किधर है, AQ + BQ + CQ + 8CQ - 6ABC। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसीलिए आपको बोले थे कि फॉर्मूला को समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, किस फॉर्मूला पे है। तो ये चीज़ हमको ना समझ में आ गया कि भाई इसको ना इसी फॉर्मूला पे सजाया है। भाई C के जगह पे 2C रख दिया है, यहाँ पे CQ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8CQ। इस फॉर्मूला को ऐसे बना दिया, बोला भाई ये बात बताओ कि अगर हम A की जगह पे कुछ भी रख दें भाई, और हम C के जगह पे 2C का Q कर दें, तो ये कितना होगा, माइनस का 3AB और 2C हो जाएगा। बोले सर ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6ABC 6ABC, और ये क्या हो जाएगा सर 2C का पावर 8CQ बराबर क्या हो जाएगा, A² + B² + 4C² - AB - 2BC - 2CA हो जाएगा। और ये देके ये आपसे पूछ दिया है, तो आप इसका उत्तर दीजिए कि आपको ये कितना समझ में आया, कि क्या आप ऐसा सोच रहे थे कि सर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो इधर 1 2 3 टर्म है, एक एक बार सबको मल्टीप्लाई करना होगा।
टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला समझ गए ढंग से आप देख रहे हैं। और इसका उत्तर आप लोग को देना है कि इसका आंसर चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। ऑप्शन है 3 सही 1/5, 3 सही 3/4, 3 सही 1/2 और 3 सही 1/4। कौन सा उत्तर होगा? बनाना कैसे है समझ लीजिए। देखिए जो कटेगा ना उसको काट लीजिएगा और बोर्ड मास का ख्याल रखिएगा। जहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है, और ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब गुना। तो भाई इनको ना गुना कर लीजिएगा, इनको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो करना कैसे, जहाँ जहाँ कटता है उसको काट दीजिएगा। जैसे कि 17 दूना 34, 17 पचे 85 काट लीजिए। 23 दूना 46, 23 तिया 69 काट लीजिए। 27 एकम 27, 27 पचे 135 काट लीजिए। उसी तरीक़ा से इधर भी काट लीजिएगा, ठीक है। और तब आप अपना उत्तर बताइए कि आपका आंसर कितना आया। क्वेश्चन नंबर 17 लिखिएगा कमेंट में और ऐसे लिख दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आया, ठीक है। ऐसे उत्तर दिखेगा। क्वेश्चन कमेंट में आपको कैसे लिखना है? क्वेश्चन नंबर 17 लिखिएगा और फिर जो ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ए होगा तो ए लिखिएगा, बी होगा तो बी लिखिएगा, सी होगा तो सी लिखिएगा, ठीक है। ये आपके एकदम आसान सा सवाल, हर तरीके का सवाल आप देख रहे हैं, हर एक चैप्टर से सवाल देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में कहता है कि एक 7 अंक की संख्या है 8 9 4 7 6 और यहाँ पे स्टार है और 2 है। मैं इसके जगह पे क्या न्यूनतम एकदम मिनिमम वैल्यू रखना है जिससे संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए। अब देखो 4 ऑप्शन में से कोई एक अपना उत्तर होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या या कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल है तो आखिरी का 3 अंक भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इसमें आखिरी का 3 अंक क्या है? 6 है और एक स्टार है, यहाँ पे स्टार है और 2 है। मतलब ये आखिरी का 3 अंक है और ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो भाई ये तो बोल दिया है कि ये जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल है। किसके लिए? स्टार के जगह पे सबसे मिनिमम वैल्यू रखना है, ठीक है। अब देखो, अब आपको ऐसा नहीं कि एक बार 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, आप ऑप्शन के हिसाब से रख दीजिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो ये हो जाएगा 622, तो 8 सत्ते 56, कितना बचा? 4 और 2 6, 62 नहीं जाएगा, 62 तो नहीं जाएगा। अब देखो 2 से नहीं जा रहा है तो सर 1 से भी अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 8 सत्ते 56 यहाँ पे हो जाएगा आपका 52, तब भी नहीं जाएगा। अगर 4 रख देंगे तो ये 8 64 चल जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। मतलब फाइनल हो गया कि यहाँ पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा 632। तो 8 सत्ते 56 और 7 पर 2 72, 8 9 72। मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 रहेगा। यहाँ पे स्टार के जगह पे 3 रहेगा। एकदम आसान सवाल है कि नहीं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप सीख गए भाई। आखिरी का 3 अंक, 4 में क्या देखते हैं? आखिरी का 2 अंक, 5 में क्या देखते हैं? लास्ट में 0 या 5, ठीक है। 9 में क्या देखते हैं? डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 में क्या देखते हैं? डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ से सवाल और 19 रिमाइंडर थ्योरम से है, ठीक है। हर एक टॉपिक को हम लोग टच करने वाले हैं इस 20 सेट के माध्यम से। कहता है कि जब 19 का पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सवाल है। और आप लोग जो कमेंट में कह रहे हैं कि सर हमसे 3 सवाल सही हुआ, व्हाट्सएप में जो मैसेज आता है मेरा कि सर मेरा तो 11 सवाल बना, मेरा तो 10 सवाल बना, मेरा तो 12 सवाल बना, भाई ये सब गलत बात है। अभी तक सवाल का लेवल एकदम मॉडरेट है। और अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो 11 12 से काम नहीं चलेगा। सब लोग बनाएगा 18 19 20, 18 19 20, तो आपको भी 18 19 20 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। 19 का पावर 19 प्लस 20 को 18 से भाग देना है, ठीक है। तो भाई 19 को 18 से भाग देंगे, शेष बचेगा 1, और 1 का पावर 19 मतलब 1। अब 20 को 18 से भाग देंगे, शेष बचेगा 2, मतलब रिमाइंडर मेरा 2 और 1 3। किधर? ए आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। इतना ही काम करना है, इतना ही।
थोड़ा सा लैंग्वेज से बड़ा सवाल है लेकिन आसान है, हिंदी में समझा देते हैं। कहता है कि द नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथ्स, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, PHY फिजिक्स, CHEM केमिस्ट्री इन अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज इन द रेशियो ऑफ 8:5:9. There is a proposal to increase these books by 10%, 5% and 5% respectively. What will be the ratio of number of books after increment? कहता है कि एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मैथ, गणित, भौतिकी और रसायन के जो किताबों का अनुपात है वो 8:5:9 है। एक प्रस्ताव आया कि इनकी संख्या को बढ़ाया जाए, और कैसे बढ़ाया जाए, 10% से, 5% से और 5% से। मतलब मैथ में 10%, फिजिक्स में 5% और केमिस्ट्री में 5%। तो बढ़ोतरी के बाद इनका अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। बहुत आसान सवाल है। तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, देखो एकदम आसान सवाल, आप चाहे तो लिख के बनाइए, ना चाहे तो जैसे बनाइए। फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनका रेशियो है 8:5:9। तो मान लेते हैं सबको 100 से गुना कर दो। मैथ का किताब 800, फिजिक्स का किताब 500 और केमिस्ट्री का किताब 900 है, ठीक है। अब क्या क्या बढ़ाने बोला है। मैथ में 10%, तो भाई 800 का 10% 80, मतलब अब ये किताब हो जाएगा 800 और 80, 880। फिजिक्स में 5%, तो 500 का 5% 25, मतलब अब ये हो जाएगा 500 और 25, 525। केमिस्ट्री में भी 5%, तो 900 का 10% 90, 5% 45, ये हो जाएगा 900 और 45, 945। अब इनका रेशियो पूछा है कि भाई अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा। तो 5 एकम 5, 17 पचे 85 और 5 छक 30, 176। ये भी 5 से काटते जाइए, ऑप्शन देखते जाइए। 5 एकम 5, 0, 5 पचे 25। अब तो आपको दिख ही गया, 176 अनुपात 105 अनुपात 189, ठीक है। ये आप 5 एकम 5, 5 9 45, 25 40 और 5 9 45, सीधा ऑप्शन सी उत्तर आ गया। हिंदी अंग्रेजी से कोई मतलब ही नहीं है, सीधा सवाल है, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर जो कि कंप्लीट हुआ एकदम 20 सवालों के साथ। आप कमेंट में जवाब देते जाइए कि आपका कितना सवाल सही हुआ। आपको यहाँ नंबर कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, दूसरा मेरा इतना मार्क्स है, नहीं, कितना सवाल सही हुआ। और सबसे बड़ा बात कि अगर 5-10 गलत हुआ तो क्यों गलत हो रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और एक एक चीज़ को समझिए और सीखिए। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, ठीक है। 4 ये था, 5 में मिलते हैं। उसके लिए आपको जो है एकदम तैयार रहना है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी देख रहे हैं तो भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से देखिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो चैनल पे जाइए, सब मिल जाए।